हेलो बेटा, एक यस सर। ओसवाल सैंपल पेपर 1। तो पहले आज अपन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। सैंपल पेपर से जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास खास क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनको हम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है ओसवाल का सैंपल पेपर 1। सर आपकी आवाज कट रही है सर। ओसवाल सैंपल पेपर 1। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन। आवाज़ आ रही है बेटा, नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है सर ना। अब आ रही है सर। पहली कंडीशन बताइए, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी की स्पीड क्या हो जाएगी? सर कांस्टेंट। बिल्कुल सही। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन जीरो पे बॉडी वेलोसिटी की कांस्टेंट होती है, ठीक है। जो यस सर। इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस हुआ करती हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से रेफरेंस में, अभी तो क्वेश्चन नंबर 2 का रेफरेंस मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 के रेफरेंस में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस होती हैं, मतलब बड़े बड़े ग्रहों के बीच की दूरी होती है, उनकी डिस्टेंस की ऑर्डर क्या होती है? वो किस डिस्टेंस की कौन सी यूनिट में मेज़र की जाती है, मतलब कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट में मेज़र की जाती हैं वो? सर 1 लाइट ईयर। हाँ, लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर मत बोलो, ऑर्डर जो होता है उनका लाइट ईयर होता है ना। इंटरसिटी डिस्टेंसेस का ऑर्डर क्या होता है? किलोमीटर, है ना। यस सर। और इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस का ऑर्डर क्या होता है? एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इंटर एटॉमिक सर। हाँ, इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस जो होती हैं एंगस्ट्रॉम में मेज़र की जाती हैं, यस सर। ठीक है ना। ये सारी की सारी क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट, यस सर। ठीक है। अब देखो, रेडियल कंपोनेंट जो होता है लीनियर मोमेंटम का, जैसे कोई मान लीजिए आपके पास कोई ये पॉइंट है, इसके अबाउट जो है ये मोमेंटम लग रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, दिस इज मोमेंटम एम वी। बोलो यस और नो। यस सर। तो एम वी जो है ये रेडियस आर है। तो एम वी के दो कंपोनेंट टूटेंगे बेटा। एक, एम वी को पी बोल लो, तो एक कंपोनेंट टूटेगा पी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टूटेगा जिसका नाम होगा पी साइन थीटा। तो मुझे बताओ, इसको घुमाने के लिए या एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करवाने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होगा? पी साइन थीटा या पी कॉस थीटा? पी साइन थीटा। बिल्कुल सही। पी कॉस थीटा रेडियल कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो लिखा रेडियल रेडिकल कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब। रेडियल मतलब रेडियस की डायरेक्शन का कंपोनेंट। अच्छा। तो रेडियस का डायरेक्शन का कंपोनेंट जो होता है डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द एंगुलर मोमेंटम। नोट कर लो, रेडियल कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ये लिख लेना। तो एंगुलर मोमेंटम का यस। फॉर्मूला लिख लो, एल इक्वल टू एम वी साइन थीटा इंटू आर, या एल इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। ये फॉर्मूला लिख लो आप एंगुलर मोमेंटम का। एम वी आर साइन थीटा, ओके। किससे शो करते हैं? एल से। एल इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक। यस सर। हम्म अगला लिखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन इन स्ट्रिंग स्ट्रेचिंग अ वायर। कितना वर्क डन होता है? दैट इज इक्वल टू 1 फोर्स का एवरेज इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाफ ऑफ एफ इंटू डेल्टा एल।
ठीक है ना, हाफ ऑफ एफ इंटू Yes, वर्क sir. डन इक्वल टू हाफ ऑफ एफ इंटू डेल्टा एल। ये फोर्स, एवरेज फोर्स के लिए हाफ कर दिया है, हाफ ऑफ एफ इंटू डेल्टा एल। Yes, sir. चलिए, देन इसके सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं ऊपर से। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ बाई 2 RT। लिखिए, एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर या एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस। बेटा तो एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितनी होती है, देखिए एनर्जी E इज इक्वल्स टू होती है बेटा F/2 RT पर मॉलिक्यूल, सॉरी बेटा पर मोल, पर मॉलिक्यूल काट देना, R आ जाए मतलब पर मोल, F/2 RT, F/2 RT, F/2 RT। ठीक है ना, यहां पे F क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, F क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना, तो एक मोल की जो Yes, हाँ, एक मोल की जो sir. एनर्जी होती है F/2 RT, F होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ऑक्सीजन के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती, तो ऑक्सीजन की एनर्जी कितनी होगी, 5/2 RT। नियॉन Yes, के sir. पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती, तो नियॉन की एनर्जी कितनी होगी एक मोल की, 3/2 RT। 3/2 RT. ठीक है ना, Yes, sir. 3/2 RT। क्वेश्चन लिखो बेटा, एक 1 minute, sir. क्वेश्चन लिखिए, Yes, sir. लिखिए अ गैस कंटेनर हैव, गैस कंटेनर हैव 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन Yes, sir. and 3 mole, sorry, and 4 mole of neon, and 4 mole of neon. Yes, sir. Find the total काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिक्सचर। बताइए टोटल काइनेटिक एनर्जी मिक्सचर की क्या होगी, मिक्सचर की टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो देख बेटा कैसे करेंगे, सामने देखो सोल्यूशन। ऑक्सीजन के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है बेटा, 5। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है बेटा, 5। और फॉर्मूला क्या होता है बेटा अपना, जो अपन ने पढ़ा एनर्जी का, मैंने आप बताया अभी, F/2 RT, हाँ या ना। RT. तो एक मोल के लिए इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5/2 RT। तो एक मोल की जब इतनी है तो 2 मोल के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 RT हो गई। Yes, sir. तो लिखो ऑक्सीजन हैविंग 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, देयरफॉर एनर्जी पर मोल इक्वल टू 5/2 RT। तो 2 मोल की एनर्जी हो जाएगी 5 RT। सिमिलरली नियॉन के एक मोल की एनर्जी होती है 3/2 RT। तो 4 मोल की एनर्जी के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, यानी कि 6 RT आएगा, 6 RT इतना आ गया, यहाँ तक कर लो। Yes, sir. ठीक कर लिया, कर लिए। कर लिए, हेलो, 1 minute, sir. 1 minute. हाँ बेटा, 1 minute, sir. ओके।
अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, तो 6 RT इसकी है और 5 RT इसकी, आंसर आएगा 11 RT। यस सर, आ गया सर। आंसर टोटल जोड़ दो बेटा 11 RT। ठीक है। यस सर। हाँ बेटा, अभी मैंने आपको निकाली एनर्जी पर मोल। अब लिख लो कॉपी में एक और फॉर्मूला, एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल टू होती है F/2 kT। के यहाँ पे क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। लिख लो एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल टू F/2 kT। एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल टू F/2 kT। F डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एनर्जी पर पर कैसे सर? एनर्जी पर मॉलिक्यूल, गैस की एनर्जी पर मॉलिक्यूल E इज इक्वल्स टू F/2 kT। ठीक है, चलिए ये वाला 6th वाला सर छोड़ वो दीजिए। के की सर क्या आ रहा है? बेटा R रहती है पर मोल में और K होती है पर मॉलिक्यूल में, तो मैं पर मॉलिक्यूल की बोल रहा हूँ यस ना सर। आपको, तो आप पर मॉलिक्यूल की लिख लो। यस। चलो डन। यस सर। ओके। हाँ लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, वाई सैंड इज थ्रोन ऑन द स्नो कवर ट्रैक्स। भाई जैसे बर्फीली जगह शिमला वगैरह में बर्फ जम जाती है रोडों में, तो वहां पे बर्फ के ऊपर क्या डाल दी जाती है, सैंड यानी कि रेत डाल दी जाती है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्वेश्चन लिखिए, वाई सैंड इज थ्रोन ऑन इंक्रीज फ्रिक्शन। आइस कवर ट्रैक्स, इंक्रीज फ्रिक्शन। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। चलो अगला, तो आंसर पढ़ लो बेटा, इसको एक बार पढ़ दो। व्हेन द रूट्स, When the roads or track are covered with snow, then there is a considerable reduction of frictional force between the tires of the vehicle and the road, or between the track and the wheels of train, which leads to the skidding of the vehicle. Thus, driving is not safe. When sand is thrown on the snow-covered track or road, then the force of friction increases, so safe driving is possible. ओके डन। Yes, sir. ठीक। सर आंसर को सर मार्क्स के अकॉर्डिंग सर साइज में बड़ा करके लिखना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, आंसर को आपको मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो है एडजस्ट करना है। उसका पॉइंट है तो सर फिर इतना था कि फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए उसे इतना बड़ा किया। हाँ ठीक है। यस सर। चलो चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखो, हाउ द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड में जो है मून कैसे घूम रहा है, कौन घुमा रहा है? ठीक है, पढ़ो जय। इट इज
It is so because the gravitational attraction of Earth provides the necessary centripetal force. The centripetal force बाहर की तरफ लगता है कि अंदर की तरफ? अंदर की तरफ लगेगा बेटा। सेंट्रिपेटल, एक हाँ, मिनट सर। तो वही जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही सेंट्रिपेटल फोर्स बन जाता है। यस सर। ठीक है। Centripetal force, yes, sir. Centripetal force to the moon for its orbital motion around the Earth, due to which the moon is revolving around the Earth. तो लिख लो सेंट्रिपिटल फोर्स एफ सी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है Yes, sir. बेटा, एम से एम काट दो, एक आर से एक आर काट दो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? जी एम कैपिटल अपॉन स्मॉल आर। बेटा यही कहलाती है, रूट ले लो तो ये बन जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन बन गया। तो वी ऑर्बिटल इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए ये बन गया ऑर्बिटल वेलोसिटी जी एम अपॉन आर। फिर इकट्ठे वाले क्वेश्चन इस साल नहीं आएंगे सर? हाँ, ये नहीं करने आपको। गुड इवनिंग हर्षिता। गुड इवनिंग सर। ओके बेटा, गुड इवनिंग। बेटा एक क्रिकेट प्लेयर है जिसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आपको दी गई है 100 मीटर। लिखो द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ बॉल इज गिवन 100 मीटर। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब जो बॉल Yes, sir. फेंकी है उसने थ्रो करके या बल्ले से फेंकी है, वो हॉरिजॉन्टल रेंज में कितना जा रही है? 100 मीटर। ठीक है, ओके। Yes, sir. फाइंड द मैक्सिमम हाइट द बॉल कैन अटेन। ठीक है ना, आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर पाएगी ये बॉल। चलिए देखिए बेटा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लिख लो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बोलो यस। Yes, sir. हाँ, रिप्लाई बराबर देते रहो। तो ये होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। अब अगर गेंद मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, थ्रो कर रहे हैं, तो मतलब उसने एंगल कितने पर फेंका होगा? 45 पे। तो 45 पे आर मैक्स किसके इक्वल होगा? आर के इक्वल। आर इक्वल टू आर मैक्स के इक्वल होगा। तो 45 रख दो तो साइन 45 का डबल हो गया 90। साइन 90 इक्वल टू 1। देन आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। युवराज इधर आओ। आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। मम्मी को भेज। आर मैक्स इक्वल टू, बेटा लिखो आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। इससे आपका यू स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है सर कि मैं क्या बेटा? आंसर में? सर क्वेश्चन में लिखा है कि सर मैक्सिमम रेंज उसने हासिल की, सर हाँ क्वेश्चन में हाँ, लिखा है क्या? क्वेश्चन में गिवन है 100। थोड़ा देखना इनको ये।
ठीक है, आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो बेटा आर मैक्स इक्वल टू 100 दिया गया है, बोलो यस। यस सर। हाँ सर। तो बेटा कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू 100, नोट कर लो। यस सर। ठीक है, अब कहना है कि अगर सेम वेलोसिटी से गेंद को फेंका जाए तो गेंद कितनी हाइट मैक्सिमम ट्रेवल कर पाएगी। बेटा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है ना सर 50 मीटर सर। हाँ, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम के लिए ये साइन थीटा हो जाएगा 1, तो ये बनेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो हाफ ऑफ यू स्क्वायर अपॉन जी, दैट इज हाफ ऑफ 100, आंसर आएगा 50। आया समझ में? यस सर। चलो नोट कर लो। अपवर्ड थ्रो कर रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब अपवर्ड थ्रो कर रहा है सेम वेलोसिटी से, तो गेंद मैक्सिमम कितने मीटर जाएगी ऊपर की तरफ, 50 मीटर की तरफ। क्लियर? हर्षिता नहीं हुआ क्लियर क्या? यस सर क्लियर है। नहीं सर। वाई? बेटा आपको हॉरिजॉन्टल रेंज 100 दी गई थी, बोलो यस। हाँ सर। मैक्सिमम कंडीशन पर दी गई थी, मैक्सिमम कंडीशन पर हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर अपॉन जी होती है, हाँ क्योंकि साइन 45 1 हो जाता है, सॉरी साइन 2 थीटा 1 हो जाता है। हाँ सर। ओके, अब आपको देखो हाइट निकालनी, तो बेटा हाइट तो ऊपर की तरफ यू स्क्वायर अपॉन 2g होती है ना, तो ये वैल्यू 100 है, तो 100 अपॉन 2 तो 50 ही बचेगा। हाँ नहीं आया समझ में? आ गया सर। ओके, नोट करिए। ठीक है, क्लियर हुआ? रोना नहीं चाहिए, रोए ना बिल्कुल वो। हाँ, क्लियर हुआ बच्चों? हाँ सर। चलो अगला लिखो बच्चों, डिराइव रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डिराइव रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा क्या प्रूफ करना है, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर प्रूफ करना है आपको। क्वेश्चन फिर से बोल देना सर। डिराइव रिलेशन, डिराइव फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या प्रूव दैट ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करना वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यस सर। पढ़ो जाए। कंसीडर अ बॉडी, Consider a body in a circular path of radius r with a speed v. The velocity direction is tangential at any point in the path. बना लो बच्चों डायग्राम। मान लो कोई वेलोसिटी है सर्कुलर पाथ में, एक्चुअली पाथ पहले बनाना पड़ेगा। तो ये बॉडी जो है ये पॉइंट ए से चल के ये पॉइंट बी में पहुंच रही है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी v है और यहाँ पर भी वेलोसिटी v है, बट यहाँ से यहाँ तक का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डेल्टा आर। ये रेडियस आर थी, ये रेडियस आर थी। ये डायग्राम बना लो। ठीक है, ये एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। द पोजीशन वेक्टर्स एट ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो पोजीशन वेक्टर हैं वो दो साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। द चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए बी इज इक्वल टू डेल्टा आर। द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर along द टेंजेंट ऑफ दिस पॉइंट and the change in velocity will complete an isosceles triangle of velocities। तो जिस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है बच्चों, ठीक उसी तरीके से वेलोसिटी भी चेंज होगी उसी एंगल से। तो ये देख लीजिए, मान लीजिए पहली वेलोसिटी ये थी और थीटा एंगल के बाद दूसरी वेलोसिटी ये हो गई, तो डेल्टा थीटा वेलोसिटी के बीच का भी एंगल बनेगा। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या बनेगी, फाइनल टू इनिशियल डेल्टा वी, ये बन गया चेंज इन वेलोसिटी।
आराम आराम से बनाइए, दोनों डायग्राम बनाओ बढ़िया आराम आराम से। पहले इतना नोट कर लो, इतना नोट करने के बाद यस बोलिए। आ गया समझ में यहाँ तक? यस सर, 1 मिनट सर लिख लूँ। हाँ लिखो, आराम से लिखो। युवराज इधर आओ, वो शॉक्स लेके आ जाओ मेरे, शूज एंड सॉक्स अंदर बाहर रखे, लेके आओ, मम्मा को बोल दो। क्लियर हुआ? डन? वो ग्रुप में आज मैंने कुछ पिक्स भेजी हैं, वो ग्रेविटेशन चैप्टर की हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कर लीजिएगा उसको डाउनलोड करके। अभी भेजी हैं थोड़ी देर पहले शायद, या सुबह भेजी थी शायद, हाँ सुबह भेजी थी, तो उनको कर लीजिएगा याद से। ग्रेविटेशन चैप्टर की हैं वो, खासकर एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन श्योर फॉर एग्जाम है, एस्केप वेलोसिटी जरूर आएगा। चलो डन, क्लियर हो गया ये? लिख लिया भाई? अभी भी नहीं लिखे? लिख लिया सर। ओके, देखो भाई समझने की कोशिश करो बेटा। वेलोसिटी जो होती है ना वो टेंजेंशियल होती है, तो ये जो इस पर वेलोसिटी निकलेगी यहाँ निकलेगी, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकलेगी यहाँ निकलेगी। तो जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज हो रहा है उसी तरीके से आपका वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज होगा। तो जो अगला डायग्राम ये बनाया गया ना बच्चों, ये डायग्राम, ये वेलोसिटी वेक्टर का, देखो पहले वेलोसिटी ये थी, फिर ये वेलोसिटी ये हो गई। हाँ बेटा, क्या बोल रहे बेटा? तो थोड़ा नीचे स्लाइड कर दो सर, लिखना था सर। ओके ओके, तो थोड़ा सेकंड नीचे कर दो। हाँ बेटा क्या हुआ? व्हाट? सेकंड पॉइंट में। हाँ सेकंड पॉइंट अभी बस एक्सप्लेन कर रहा था ना मैं, सेकंड पॉइंट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया इसलिए मैंने बताया नहीं। तो सेकंड पॉइंट के लिए आपको डायग्राम देखना पड़ेगा, ऊपर वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो। m से लेके n चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, ओके। तो यहाँ से क्या बनेगा? डेल्टा v अपॉन v, एम एन जो हो गया चेंज इन वेलोसिटी हो गई डेल्टा v। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं मतलब डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू डेल्टा r अपॉन r। क्यों? इसमें देखो डेल्टा r अपॉन r इक्वल टू, सामने वाले में देखो डेल्टा v अपॉन v, ये हो गया। तो लिखो बच्चों कॉपी में,
डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर। अब डेल्टा वी के नीचे डेल्टा आर को ले आओ तो ये बन जाएगा, बन गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इक्वल्स टू बन गया वी बाई आर। ठीक है हर्षिता, हाँ सर। आर को ऊपर भेज दो बेटा, तो डेल्टा वी इक्वल टू वी बाई आर इंटू डेल्टा आर। ओके Yes, sir. ओके, वी बाई आर इंटू डेल्टा आर, डेल्टा वी इक्वल टू वी बाई आर इंटू डेल्टा आर लिखो। अब बेटा क्या लिखा था, डेल्टा वी इक्वल टू वी बाई आर इंटू डेल्टा आर। बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू यहाँ भी आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। चलो डिफ्रेंशिएट कर दो और लिमिट टी टेंस टू 0 ले लो, तो क्या बन जाएगा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू वी आर अपॉन डी अपॉन आर डी आर बाई डी टी। आप सबको पता होना चाहिए डी आर बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी। तो ये बन जाएगा वी, आंसर आ गया वी स्क्वायर बाई आर। डन। नोट कीजिए, जिस लाइन में दिक्कत हो तो पूछिए। Yes, sir. आ गया सर समझ में। ओके गुड, से डन। हर्षिता इफ यू हैव डन से डन। 2 मिनट सर। ओके डन सर। ओके ओके, लिखिए बच्चों राइट वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखिए राइट वर्क एनर्जी थ्योरम, श्योर फॉर एग्जाम। राइट वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रूव इट। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेटमेंट लिखो और साथ ही साथ इसको प्रूफ करो। हर्षिता पढ़िए। इट स्टेट्स, So difference of kinetic energy वाली थ्योरम। हाँ वही 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 थ्योरम। पढ़ू सर। हाँ It states that change in kinetic energy of body is equal to the work done and vice versa. Let a constant force vector F be applied to a body moving with initial velocity u so that its velocity becomes vector v along the direction of force when the s is its displacement. Using Newton's second law of motion, we get magnitude of force F equals to ma, and from equation of motion we get v square minus u equals to 2as, where a is the acceleration of the body. यस तो देखिए जी यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो पहला स्टेटमेंट बनेगा बच्चों वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये लिख लीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी और डिस्प्लेसमेंट s था। दोनों तरफ m/2 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ये बन जाएगा ma इंटू एस। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम यू स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। एंड f इक्वल टू क्या होता है, ma इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज इक्वल टू वर्क डन। बेटा गेट लगा दो। ओके नोट करिए, हाँ स्टार्ट से नोट कीजिए बच्चों। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में नोट करने के लिए, क्लास के बाद भी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो पूछो। आ गया सर। ओके स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ सर। यस नेक्स्ट, हाँ बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ तक का।
multiplying both side by m by 2 where KEF is the final kinetic energy and KE1 is the initial kinetic energy. So statement क्या बना, thus work done on a body on a by a net force equal to the change in kinetic energy of the body. मतलब किसी बॉडी पर किया गया काम उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है. डन. बेटर होगा मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिखते जाओ, साथ में जगह छोड़ते जाओ. अगर आप जगह छोड़ोगे तो जरूर उसको भरोगे भी, फिर वो बहुत अच्छा काम है. और फोटो खींच लोगे तो बाद में प्रिपरेशन भी कर लोगे, टाइम भी अपन को कम लगेगा और अभी आपका रिवीजन भी हो जाएगा. डन. चले आगे. Yes, sir. ओके. ना 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 ना. अगला क्वेश्चन लिखिए. स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके. अगला क्वेश्चन है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और साथ ही साथ बताना है कि जब हम अपनी उंगलियों को मूव करते हैं तो क्या ब्रह्मांड में हमारी उंगलियों के साथ लगने वाले फोर्स बदलते हैं कि नहीं बदलते. पढ़िए जय. मतलब सर, मतलब फिंगर का कैसा मतलब? पढ़िए पहले, आंसर तब समझ में आएगा. Yes, according to Newton's law of gravitation, every body in this universe attracts every other body with a force which is inversely proportional to the square of the distance between them. When we move our finger, the distance of the object with respect to finger changes, disturbing the entire universe including stars. क्लियर हुआ भाई. फोर्स के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. यस और नो? हाँ सर. जब आप फिंगर को हिलाओगे तो आर मतलब प्लैनेट्स के साथ आपकी फिंगर्स की डिस्टेंस बदलेगी कि नहीं बदलेगी? यस सर, बदलेगी. बदलेगी. तो डिस्टरबेंस तो आएगा कि नहीं आएगा? सर तो ना के बराबर आएगा सर. हाँ तो कुछ, अरे देखिए ना के बराबर मत कहिए, वो ना के बराबर ही बहुत कुछ है. क्योंकि आपको याद होगा कि न्यूटन ने जो फोर्स बताया था वो बताया था m1 इंटू m2. याद आया? तो m1 अगर आपकी फिंगर का मास है तो m2 सन का मास है. ठीक है ना? दो बॉडीज के बीच में लगता है, बट वो दोनों तरफ से बराबर रखता है, इसलिए उसमें कुछ आपको ज़्यादा देखने को महसूस नहीं किया जा सकता है. लिखा है सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू लिंक न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन. कुछ बच्चे इसको लिंक नहीं कर पाते हैं. लिंक इट टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. चलो नोट करो. क्लियर? यस सर. चलो स्क्रीनशॉट ले लो. सेट डन आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट. यस सर. ओके Done, sir. गुड. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन श्योर फॉर एग्जाम. स्टेट बर्नौलीज थ्योरम एंड प्रूफ इट. लिखिए स्टेट बर्नौलीज थ्योरम एंड प्रूव इट. Yes, I am reading here. Statement Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem states that the total kinetic energy, including pressure energy, potential energy, and kinetic energy of an incompressible non-viscous liquid on steady flow remains constant throughout the flow of the liquid. That is P plus rho gh. P means pressure energy per unit volume. Rho gh means potential energy per unit volume.
and half rho v square means kinetic energy per unit volume always remains constant. This is statement of the Bernoulli's theorem. Let's prove it. अब इसको प्रूफ करने के लिए आप एक ट्यूब ले लीजिए. ओके, इसको प्रूफ करने के लिए जो है आप एक ट्यूब ले लीजिए. यस, एक आपने ट्यूब ले ली है. कंसिडर अ इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड इंटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया A1 एट A. यहाँ पे एक लिक्विड इंटर मारता है. ओके, एंड कमिंग आउट ऑफ हाइट H2 entering A1 at A with a velocity V1 coming out at a height H2. इसकी हाइट दी नहीं है गलती से. हाइट H1 पे लिक्विड इंटर करता है और हाइट H2 पर V2 वेलोसिटी से बाहर आता है. द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज सिंस H2 एंड V2 आर मोर देन H1 एंड V1. देखिए यहाँ पर पाइप का नोजल छोटा है तो वह यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. और हाइट भी ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी. तो ये कह रहा है द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस सिंस H2 एंड V2 आर मोर देन H1 एंड V1 रिस्पेक्टिवली. P1 एंड P2 आर प्रेशर एट A एंड B. यहाँ का प्रेशर बेटा P1 ले लो और इधर का प्रेशर P2 ले लो. A एंड B ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एट A एंड B. चलिए देखते हैं हम, ठीक है ना. तो पहले इसका डायग्राम बना लीजिए बच्चों, ऐसा कुछ ये लीजिए. पहले आप डायग्राम बनाइए, ये प्यारा सा डायग्राम बनाओ. इसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आना शुरू होगा. यहाँ पे एरिया ज़्यादा ले लो. एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम रहेगी और एरिया कम रहेगा तो लिक्विड की वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी. ओके, कितनी प्रेशर एनर्जी यहाँ पे P1, यहाँ पे कितनी प्रेशर एनर्जी है P2. Say done after making the diagram. Done, sir. Okay, now so यहाँ से the potential energy and kinetic energy increases as H2 and V2 are more than H1 and V1 respectively if P1 and P2 are the pressure at A and B in a small displacement at A and B. the work done on the liquid. चलिए वर्क डन ऑन द लिक्विड. चलिए मान लेते हैं कि हमने यहाँ से हल्का सा लिक्विड को खसकाया. यहाँ से हमने थोड़ा सा लिक्विड को खसकाया. कितने गैप में खसकाया? डेल्टा एक्स में. तो कितना वर्क करना पड़ेगा एक लेफ्ट साइड में? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू x1. फोर्स क्या होता है बेटा? प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू एरिया. तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया. P1 A1 और x1 कितना हो जाएगा? x1 अगर वेलोसिटी v1 है और टाइम t तक तो P1 A1 v1 t. ये हो जाएगा अपने पास वर्क डन ऑन द लिक्विड. सेकेंड, एंड वर्क डन ऑन द लिक्विड B एट B इक्वल टू F इक्वल टू माइनस ऑफ P2 इंटू A2. वर्क डन बाई द लिक्विड एट B. जो B पर लिक्विड पे वर्क हो रहा है वो कितना होगा? B पर लिक्विड पे जो वर्क हो रहा है, अपोजिट साइड से प्रेशर इधर से लग रहा है तो नेगेटिव वर्क आएगा इस तरफ से. ओके सॉरी, यस. तो नेगेटिव वर्क डन आएगा. देखिए कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ P2 A2 V2 इंटू डेल्टा T. बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगा दिया है. नाउ कंसिडरिंग द स्मॉल टाइम डेल्टा T द एरिया में बी सेम. नाउ नेटवर्क बाई द प्रेशर. तो प्रेशर का नेटवर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? नेटवर्क बाई द प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 इंटू AV डेल्टा T. इसमें से आपने इसको माइनस कर दिया तो मतलब वर्क डन कितना आ जाएगा? चेंज इन वर्क आ जाएगा. चेंज इन वर्क इक्वल टू फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क. तो आपने फाइनल वर्क और इनिशियल वर्क से माइनस कर दिया. बेटा यहाँ पे मिस्टेक है. F2 इक्वल टू P2 A2. F इक्वल टू, बेटा यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ पे P2 है, दिस इज P2.
ये चेंज कर लेना, ये P2 है। ओके, नाउ वर्क डन इक्वल टू चेंज इन वर्क इक्वल टू बेटा कितना हो गया, देखिए चेंज इन वर्क इक्वल टू P1 माइनस P2 ए वी डेल्टा टी, ए वी डेल्टा टी, therefore A1 V1 इक्वल टू A2 V2। हाँ, सिंस A1 V1 इक्वल टू A2 V2 ये आ गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, ये बेटा हेंस लिखा हुआ है, इसको लिखना चाहिए सिंस A1 V1 इक्वल टू A2 V2। कहाँ से आया ये, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ, इसलिए चेंज इन प्रेशर जो है वो इतना आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जो प्रेशर एनर्जी होती है वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में सम के इक्वल होती है। तो प्रेशर एनर्जी का चेंज ये है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का सम निकालना है। तो ये निकलेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और ये निकलेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसको रीअरेंज कर दीजिए, जो जो कट रहा है काट दीजिए। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1 और ये आ जाएगा। और अरेंज करने के बाद ये लेफ़्ट वाला टर्म, ये राइट वाला टर्म, क्योंकि ये दोनों के एक ही जैसे बन रहा है रिलेशन, इसलिए दिस बिकम्स कांस्टेंट। चलिए अब एक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहाँ से जहाँ तक का मैं बोल रहा हूँ। पहले बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ले लो। से यस आफ्टर टेकिंग द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. ओके, देन सेकेंड केस, वर्क डन बाय द लिक्विड से ले लो यहां से। Yes, sir. ओके, देन उसके बाद डायग्राम का ले लिया, यहां तक आ जाओ। डन। हाँ सर। और चलिए इसके बाद ये फिनिश। तो ये बर्नौलीज थ्योरम कर लीजिएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से लिखना आ जाएगा, एग्जाम में जरूर आएगा बच्चों। 101%, नॉट 100, 101% आएगा। डन। हाँ सर। ओके, पिछले बार ये थोड़ा डिफिकल्ट दिया है, पिछले बार जो मैंने क्लास में कराई थी वो और इजी है, जो मैंने आपको करवाई है कॉपी में, तो आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन। हाँ, बर्नौलीज थ्योरम लिमिटेशन। बर्नौलीज थ्योरम लिमिटेशन, while delivering Bernoulli's theorem it is assumed that the velocity of every particle of liquid across any cross section is tube is same, is uniform। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट इनकरेक्ट, मतलब हम ये मान करके चलते हैं कि जो फ्लो होता है वो लैमिनर फ्लो होता है, बट एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट, द विस्कस ड्रैग ऑफ द लिक्विड विच कम्स इन टू प्ले व्हेन लिक्विड इज इन मोशन हैज़ नॉट बीन टेकन इन टू द अकाउंट। जो विस्कस ड्रैग होता है उसको हम बिल्कुल अकाउंट में नहीं लेते, मतलब विस्कोसिटी का इफेक्ट हम जीरो मान लेते हैं, नीटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट, तो बट ऐसा नहीं होता है। एंड थर्ड, while deriving the equation assume that there is no loss of energy when liquid is in motion, but practically there is loss of some energy। तो बेटा ये फोटो ले लो, दिस इज लिमिटेशन, ये लिमिटेशन है, मतलब इतनी मजबूरियां हैं बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेबल होने की। सो दीज आर द लिमिटेशंस। काइंडली टेक द फोटोज, ले लिए। गुड इवनिंग। डन। ओके, तो ये अच्छे से कर लीजिएगा, दिस इज गुड वन। ओके, ये वाला कोई मतलब का नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट ऑफ एनी यूज। क्रोमैटिक एब्रेशन नहीं पढ़ना। ओके 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 ओके। नाउ बच्चों आपको 3 ग्राफ दिए गए हैं आपके सामने, यहाँ पे 2 ग्राफ दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये कौन कौन सी प्रोसेस है। पहली ग्राफ देखिए यहाँ पे ऐसी दी गई है और दूसरी ग्राफ आपको यहाँ पे इस तरीके से दी गई है, आपको बताना है कि ये कौन सी प्रोसेस है। देखिए पहली ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट है, देखो प्रेशर बिल्कुल फिक्स है, सो दिस इज फर्स्ट वन इज, ये पहला वाले में प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, इन केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, ये केस नंबर 2 है जिसको मैं पहला बोल रहा हूँ।
तो पहला वाला तो बेटा कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये जो प्रोसेस है देखो कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर फिक्स एकदम, देखो बिल्कुल प्रेशर फिक्स बना हुआ है, तो दिस इज आइसोबैरिक। तो पहली वाली प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे यार, आइसोबैरिक। दूसरी प्रोसेस देखो भाई ऐसे आ रही है, ये कौन सी प्रोसेस होती है, इसमें कौन सा रूल लगता है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, P1V1 इक्वल टू P2V2। कौन सी प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल। तो बच्चों बना लो एक बार, मैं इसको मिटाए दे रहा हूँ, इसका डायग्राम अच्छे से बना लो। जब भी ये कर्व दिखे तो एक आपको दिख रहा है आइसोबैरिक और एक दिख रहा है आपको आइसोथर्मल। यस, सो फर्स्ट वाले में आइसोबैरिक एक्सपेंशन है। अब बोलो एक्सपेंशन क्यों है, क्योंकि बेटा वॉल्यूम बढ़ रहा है। और सेकेंड वाले में आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है ना। अब पूछा गया कि दोनों में किस में ज़्यादा वर्क डन होगा। वर्क डन क्या होता है बच्चों, ग्राफ जितना एरिया शेडेड करता है दैट इज कॉल्ड वर्क डन। तो बेटा ये जो आइसोबैरिक वाला है वो पूरा एरिया शेड कर रहा है, और जो आइसोथर्मल वाला है वो कम एरिया शेड कर रहा है। तो ज़्यादा एरिया कौन शेड कर रहा है, आइसोबैरिक। सो देयर विल बी मोर वर्क इन आइसोबैरिक प्रोसेस। नोट करिए इतना, टेक द स्क्रीनशॉट। डन, अंडरस्टूड। हाँ सो फर्स्ट प्रोसेस बेटा, कभी भी ऐसी प्रोसेस दिख जाए इस आराम से ये खिसल पट्टी मिल जाए तो दैट इज आइसोथर्मल, और प्रेशर के कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक है। ओके, एंड वर्क डन इज मोर इन आइसोबैरिक प्रोसेस। क्लियर, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। चलिए बेटा मैं ये आपको शीट भेज देता हूँ ग्रुप में, सो एंजॉय दिस शीट। ओके, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन करके रखना, हालांकि आंसर्स क्वेश्चंस तो इसमें पता नहीं चलेंगे आपको, तो जहाँ तक मैंने करा दिया है वहाँ तक आप कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय गाइज, गुड डे। Yes, sir. Thank you, sir. ओके बाय।